हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी लॉटरी आपके सामने लेकर आई हूँ। तो कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनते हैं कहानी लॉटरी। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे। किसी के नाम आए रुपया आएगा तो घर में ही, मगर विक्रम को सब्र न हुआ। औरों के नाम पर रुपए आएंगे तो बहुत होगा, 10-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। इतने रुपए में उसका क्या होगा। उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी। पेरू और ब्राज़ील और टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आंधी की तरह महीनों 2 महीनों उड़कर लौटकर आने वालों में से न था। वह एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा पर एक ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाए। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थी। पिता या चचा के नाम रुपए आए तो 5 हज़ार से ज़्यादा की डॉल ना। अम्मा के नाम आए तो 20 हज़ार मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथ में धेला भी ना लगेगा। वह स्वाभिमानी था। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रुपए में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। वह कहा करता था कि भाई के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मर जाना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो वहाँ से प्रस्थान कर लिया जाए। वह बहुत बेकरार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा। वह मांगे भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों ना हम तुम सांझे में एक टिकट ले लें। तजवीज़ मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपए मिलते थे। उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना था। हाँ, 1 महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्चे तोड़कर 5 रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था, कहीं से कोई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा, उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपए से कम की ना थी। उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नगद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपए नगद लिए बगैर साझा ना करूँगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकेंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाए और उस रुपए से टिकट लिया जाए। हमारी पुरानी किताबें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थी। हमसे जितना चाटते बना चाटा, उनका सख्त निकाल लिया। अब चूहे चाट या दीमक हमें परवाह न थी। मैं मास्टर था। किसी बुक सेलर की दुकान पर किताबें बेचते हुए झेपता था। मुझे सभी पहचानते थे, इसलिए यह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वह आधे घंटे में 10 रुपए का नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपए से कम की ना थी, पर यह 10 रुपए उस वक्त में हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा,
5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत हैं भाई। मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ेगा। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल ही नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिरी यात्रा में तुम 2 लाख रुपए से ज़्यादा तो ना खर्च करोगे? विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे ना दे दोगे, पुस्तकालय ना बन सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो। मेरे रुपए से तुम्हें कुछ न मिलेगा। मेरी ज़रूरतें देखो, तुम्हारी घर में काफ़ी जायदाद है, तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं। मेरे सिर पर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधा बैंक में जमा कर दूंगा, उसके सूद से काम चलाऊंगा। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं तकलीफ उठा लूंगा। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रहा तो वह टिकट ही ना लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया। बिना किसी लिखा पढ़ी के उससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। हम एक एक करके इंतज़ार के दिन काटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने से पहले और स्कूल से जाने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते और इस तरह सायं सायं की कोई सुन न ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छुपाए रखना चाहते थे। यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों में कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन हम लोग ऐसी ही कल्पनाओं में डूबे हुए थे कि कमरे में कुंती आ गई। वह विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की थी। छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिबिल्ली, बड़ी शौक। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर खड़े हुए। विक्रम बिगड़ने लगा। कुंती, तुझे किसने बुलाया यहाँ? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नज़र दौड़ाकर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद किए बैठे क्या बातें किया करते हो? जब देखो यहीं बैठे रहते हो, कहीं घूमने जाते हो न तमाशा देखने। कोई जादू मंत्र जगाते हो? विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिन कर 5,000 हंटर जमाए सड़ासड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह न करूँगी जो मेरे सामने खड़ा पूँछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वह चाटेगा। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 5,000 मुझे भी दे देंगे। बस चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती है, कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैं अपने ननिहाल गया था तो वहाँ सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था मगर पानी की बूंद नहीं। लोगों ने चंदा करके गांव की सभी कुंवारी लड़कियों की दावत की थी और उसके तीसरे दिन ही मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य ही कुंवारियों की दुआ में असर होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे। आंखों ही आंखों में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा, तुझसे एक बात कहें, किसी से कहेगी तो नहीं? नहीं तो तू बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से ना कहेगी। मैं अब की तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर। अगर हमें रुपए मिले
तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देवेंगे। सच? कुंती को विश्वास न आया। हमने कस्में खाई। वह नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने हीरे में मढ़ देने की प्रतिज्ञा की, तब वह हमारे लिए दुआ करने के लिए राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मानो मिठाई पच सकती थी। वह जरा सी बात न पची, सीधे अंदर गई, भागी और क्षण भर में सारे घर को वह खबर फैल गई। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है। अम्मा भी, चचा भी, पिता भी बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सूझती है। रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमी ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें उसमें कुछ ना मिलते? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोंघा हो। लड़के को अच्छी बात क्या सिखाओगे, उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते। कहीं रूठकर 1-2 जून खाना ना खाए तो आफत ही आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतरा। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों नास्तिक थे, पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले, मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार्क के ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वार में बैठ जाते और आधी रात तक भगवत कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वह मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माता जी को तो भोर से आधी रात तक स्नान, पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था। उस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं। वह केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण, हमारा धर्म स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है, यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से कभी न कभी प्रश्न कर लिया करते थे। जो लॉटरी का दिन समीप आता जाता था, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी। हमेशा उसी ओर मन रंगा रहता। मुझे अकारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार न कर दे, तो मैं क्या करूँगा। साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं। न कोई तकरीर, न कोई दूसरा सबूत। सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है। अभी ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख हाथ में होंगे। मैं अपने अंतःकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे नाम होता और मुझे 10 लाख रुपए मिल जाते, तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता? कौन कह सकता है, मगर अधिक संभावना यही था कि मैं हीले हवाले करता। कहता तुमने मुझसे 5 रुपए उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो, और क्या करोगे। मगर नहीं, मुझसे इतनी बेईमानी ना होती। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। वह सरल भाव से मुस्कुराया, मगर यह थी उसकी आत्मा की झलक, जिसे वह मजाक की आड़ में छुपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है।
लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है। अच्छा मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं। मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था, मगर 5 लाख सोचो तो दिमाग चकरा जाता है। तो अब से लिखा पढ़ी कर ले, यह संशय रहे ही ना। विक्रम ने हंस कर कहा, तुम बड़े शकी हो यार। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसे कहीं हो सकता है? 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी हो, तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में फर्क ना आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इस आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ गया। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती, पर लिखी पढ़ी कर लेने में क्या हर्ज है? तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में हैं आप? मैंने सोचा, सादी लिखा पढ़ी के बल पर कानूनी कार्रवाई न कर सकूंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का और इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर मेरे हाथ आएगा। बोला, मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं, उसे लिखकर क्या समय नष्ट करें? मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फर्क आ गया। नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है? बिगड़ कर कहा, तुम्हारी नीयत तो अभी से ही खराब हो गई। उसने निर्लज्जता से कहा, तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत न बदलती? मेरी नीयत इतनी कमजोर नहीं है। रहने भी दो, अच्छे अच्छों की नीयत बदलते देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे रुपए हुक्म कर जाओगे? किसके रुपए और कैसे रुपए? मैं कह देता हूँ विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अंत ना हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है। बड़े ठाकुर जो कह दे वह छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई बात करते थे। हम दोनों दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। एक एक कदम आगे भी बढ़ गए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, त्योरियां चढ़ी हुई, मुट्ठियां बंधी हुई। मालूम होता था बस हाथापाई हुई ही समझो। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, एक सम्मानित परिवार में जो कुछ जो भी और कहीं से या किसी के नाम पर भी आए वह सबका है, बराबर है। बड़े ठाकुर ने विक्रम की ओर देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। हरगिज नहीं। अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, समस्त परिवार नहीं। मुझे सजा मिलेगी, समस्त परिवार को नहीं। यह वैकृतिक प्रश्न है। इसका फैसला अदालत से होगा। शौक से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका इससे कोई संबंध ना होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी से या मेरे लड़के से उसका कोई संबंध ना होगा। अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम पर टिकट ले सकता था। यह आपकी गलती है, इसलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। यह जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप कल को 10-5 हजार रेस में हार जाएं तो खानदान उसका जिम्मेदार ना होगा, मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते।
आप न ब्रह्म हैं, न ईश्वर और न कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनाठनी हुई है और मल्ल युद्ध हुआ चाहता है, तो दौड़कर बाहर आई और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, आप मुझे क्या समझाती हैं? इन्हें समझाइए जो चार चार टिकट लिए हुए बैठे हैं। मेरे पास एक है, एक टिकट, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का चौगुना चांस है, उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे रुपए में से आधे तुम्हारे, अब तो खुश हो। बड़े ठाकुर ने बीबी की जुबान पकड़ी, क्यों आधे ले लेंगे? मैं एक फैला भी ना दूंगा। हम उदारता से काम लें, फिर भी इन्हें पांचवें हिस्से से ज़्यादा किसी तरह ना मिलेगा। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है? न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसिया कर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही जानते हैं। जानते ही हैं, 30 साल तक वकालत की है। यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी की तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो या लंदन का। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे, लंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताज़ा खून के दाग लगाए, प्रसन्न मुख आकर आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबरा कर पूछा, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? ये चोट कैसे लगी? किसी से मार पीट तो नहीं हो गई? प्रकाश कुर्सी पर लेटकर एक बार कहराए, फिर मुस्कुराकर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सिर सूज गया है, कपड़े खून से तर। यह मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? बहुत मामूली चोट है, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा और प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था। बड़े ठाकुर ने व्यग्र होकर पूछा, लेकिन यह हुआ क्या? बताते क्यों नहीं? मारपीट हुई हो तो थाने में रपट करवा दूं। प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई। बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं, वह आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डरकर भाग गया वह गया, जो पत्थर की चोट खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया। वह यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहाँ पहुँचा तो कोई 50 आदमी जमा थे। कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़े का थान लिए। झक्कड़ बाबा अंतर ध्यान अवस्था में बैठे थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली और यह जनसमूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई। एक भी न टिका। अकेला मैं घंटा घर की तरह वहीं डगा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला दिया। पहला निशाना सिर में लगा, खोपड़ी भन्ना गई, खून की धारा बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका, वह हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था। बाबा जी भी गायब हो गए थे। अंतर ध्यान हो जाया करते हैं। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देख कर कहा, हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेकने को कहा है। चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है, यह निश्चित है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछा दिया। प्रकाश उस पर लेटे। ठकुराइन पंखा झलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10-5 लाख जाना कोई बुरा सौदा न था। छोटे ठाकुर के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जो ही बड़े ठाकुर भोजन करने के लिए गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई, त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो ना मारते होंगे। प्रकाश ने उनका आशय समझ कर कहा,
अरे पत्थर नहीं मारते, बिल्कुल बड़े बड़े गोले मारते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में तय हो जाए, कितने ही तो मर जाए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला। और दो चार पत्थर मार कर ही नहीं रह जाते, जब तक आप गिर न पड़े और बेहोश ना हो जाए वो मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज़्यादा चोट खाएं उतने ही आप उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोया खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब घबरा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत न पड़ी। आखिरकार भाग्य के निपटारे का दिन आया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा था। आशा और भय का द्वंद्व था। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात गंगा स्नान किया था और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में भी श्रद्धा जागी। मंदिर जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। हे अनाथों के नाथ, तुम्हें क्या पता, हमें तुम्हारी दया दृष्टि बहुत चाहिए। विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा कि मैं डाक खाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई की थाल लिए वे घर से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े कंगलों को बांटने लगे। दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए हुए थे, सिर झुकाए, आंखें बंद किए अनुराग में डूबे हुए थे। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी जी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्रहण के मुख से बचाया। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी से बोले, क्यों पुजारी जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी जी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी ना होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते। शबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर से आरती गाई और बड़े ठाकुर ने 2 रुपए थाल में डाले। छोटे ठाकुर ने 4 रुपए डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी जी बोले, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी जी ने मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी, मैं तो आयो शरण तिहारी। हाँ प्रभु जी। 1 मिनट में छोटे ठाकुर साहब भी मंदिर से गाते हुए निकले। अब पत राखो मोरे दयानिधि, तोरी गति लिखी न परे। मैं भी पीछे से निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांटे डालता हूँ। अब रह ही कितनी गई है। मैं खिसियाकर डाक खाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे। दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश की थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उस उन्माद में विक्रम को गोद में उठा लिया। मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सभी जय जयकार की हाक लगा रहे हैं। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा, बोले, राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोले, हनुमान जी की जय। प्रकाश भी चीखा, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने जोर से कहकर लगाया और बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूँगा। बोलो, है मंजूर? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, बता तो। ना, यूँ नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, बताने के लिए 1 लाख रुपए? प्रकाश ने भी त्योरियां चढ़ाई, क्या डाक खाना हमने नहीं देखा है? अब अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है। इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका
के एक हबसी का नाम आया है। बड़े ठाकुर झुल्लाए, झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला, कभी नहीं, 3 महीने की तपस्या यूं ही रही। वाह! प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा, यहाँ सिर मुड़वाए और हाथ तोड़वाए बैठे हैं, दिल लगी है। इतने में और 50 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए वे निकले। वे बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते हुए चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का एक हबसी, अभागा, पिशाच, दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर झिल्लाए, वे मंदिर में गया और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसलिए तुम्हें इतने दिन से पाल रखा है, हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब ने सिर पीटा और वहीं बैठ गए। मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था। उसने अपना मोटा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माता जी ने केवल इतना कहा, हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़े ही छीन लाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम ने आकर बोला, चलो होटल में जाकर खाएं, घर में तो चूल्हा नहीं जला। मैंने पूछा, तुम डाक खाने से आए थे तो इतने प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैं डाक खाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुना से कम ना होंगे और पूरी दुनिया में तो लाख गुना से भी ज़्यादा होंगे। मैंने आशा की जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था वह एकाएक इतना छोटा हुआ कि राई बन गया और मुझे हंसी आई। जैसे कोई दानी पुरुष छटाक भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को न्योता दे बैठे और हमारे यहाँ घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि। मैं भी हंसा। हाँ, बात तो यथार्थ यही है और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़ते मरते थे। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी या नहीं? विक्रम मुस्कुराकर बोला, अब क्या करोगे पूछकर, पर्दा ढका रहने दो। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी लॉटरी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल दी मोटिवेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसी कहानी आप सभी के लिए लाती रहूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।